क्या है, तो सेंट्रल एटम है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, है ना। सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, और सेंट्रल एटम दूसरी कंडीशन क्या है कि लार्जर साइड का होना चाहिए। इस क्लोरिक फॉर्म देखें तो ये स्मॉलर साइड का होता है। ग्रुप में सबसे टॉप पे होता है एल्यूमिनियम फैमिली में, और ग्रुप में सबसे टॉप पे होते हैं वो स्मॉलर साइड पे होते हैं। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ग्रुप में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। तो ये टॉप पे है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और काफी स्केल पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, तो ना तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सराउंडिंग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ना तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ना ही लार्जर साइड का है। इसलिए ये सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, क्या सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट में एफ होगा, सीएल होगा, बीआर होगा। लेकिन बेटा आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब सराउंडिंग एटम में सराउंडिंग एलिमेंट की तरह आयोडीन नहीं होगा। वो हमेशा इसी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है आयोडीन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट या सराउंडिंग एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि वो जो है सब्स्टिट्यूएंट सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जबकि आयोडीन जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है उसमें सबसे लास्ट में होती है। और हमने स्टडी किया है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्मॉलेस्ट साइज का होना चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम। लेकिन ये जो सबसे लार्जेस्ट साइज का होता है, ये हाइड्रोजन लास्ट में आता है। और हाइड्रोजन केमिस्ट्री में टॉप टू बॉटम जाने पर सबसे लास्ट में ये आयोडीन आता है, इसकी लार्जेस्ट साइज है। इसलिए आयोडीन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं हुआ। अब देखिए एन का जो वैल्यू है 1357 होगा, लेकिन 4 नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 बेटे। तो NH2 NP1 होता है, क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्ट में GeC NH2 NP5, ये इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा, ऑर्बिटल डायग्राम में देख लेते हैं तो हो जाएगा एस, ये हो जाएगा पी, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और डी, डी के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितना होते हैं, 5 ऑर्बिटल। डी के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल इस तरह से। ये कौन हो जाएगा एन एस एस, ये हो जाएगा पी, और ये कौन हो जाएगा N-1 डी इस तरह से। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में अगर फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 1 फिर इसकी पेयरिंग, फिर कैसे करेंगे 1 1 1, अब उसके बाद हम पेयरिंग करवाएंगे इस तरह से। क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। थोड़ा इसको दिखा लेते हैं, ठीक है। ये अब देखो, हम देख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल अप किया है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 1। तो ये जो एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें लिखा रहता है ग्राउंड स्टेट पे लिखा रहता है। ये कौन है, ये है ग्राउंड स्टेट। क्या है, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में लिखा हमने GS। ग्राउंड स्टेट में जो सेंट्रल एटम होगा हेलोजन, उसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे, मतलब सेंट्रल एटम की बॉन्ड पावर कितनी है, 1। अब देखिए बेटा एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में क्या होगा, ये जो लास्ट वाला पेयर है, सबसे लास्ट वाला पेयर, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, वो कौन है, डी। अब देखिए एस इस तरह से, तो ये पी, और आएगा डी, और क्या है बेटा, ये आएगा डी, 1 2 3 4 5। ये कौन हुआ एन एस, ये कौन हुआ एन पी,
-1 ठीक है। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। और हमने क्या है, सबसे लास्ट वाले पेयर को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है, अनपेड किया है। देखिए ये पेयर ही रहेगा, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन करके चल जाएगा जब होगा कि यहाँ पे इस तरह से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 2 4 6 और 7। यहाँ पे कितने हैं, 2 4 3 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, बट क्या है, एक्साइटेशन स्टेटमेंट जो पेयर है, जो सबसे लास्ट वाला पेयर है वो क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट में। और जो है सेंट्रल एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जो है जब होगा, सेंट्रल एटम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कितने एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, 3। बॉन्ड पावर जो भी है सेंट्रल एटम की जरूरत है 3। अब देखिए एक्साइटेशन स्टेट सेकंड की बात करते हैं, तो एक्साइटेशन स्टेट सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऑर्बिटल डायग्राम और एक और ऑर्बिटल डायग्राम ये बना दिया, ये हमने बना दिया। और ये हो जाएगा एन एस, जो हो जाएगा एन टी, और ये हो जाएगा एन -1। अब हमें क्या करना है, अब ये जो है ये वाला पेयर को क्या करना है, ब्रेक करना है और एक इलेक्ट्रॉन को जंप कर देना है इसमें। तो कैसे करोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ से पेयर ब्रेक हुआ तो ये दूसरे में से 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इस तरह से। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 ही है, लेकिन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में सॉरी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में। तो सेंट्रल एटम को हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 7। तो बॉन्ड पावर कितनी आएगी, 5। सॉरी सेंट्रल एटम को हाइड्रोजन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5। तो बॉन्ड पावर कितनी आएगी, 5। अब देखिए एक्साइटेशन स्टेट देंगे, ये एक्साइटेशन स्टेट है थर्ड। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में ये पेड़ क्या होगा, यहाँ से अनपेयर्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा डी में। तो किस तरह से डी, ये हो जाएगा एन एस, ये क्या हो जाएगा एन पी, और ये कौन है बेटा, ये है डी। 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हो जाएगा n-1 डी, और ये क्या हो जाएगा एन ए, क्योंकि नॉर्मल टर्म में। अब ये देखिए यहाँ थोड़ा ये लार्ज साइज का हो गया है एस, छोटा कर लो इस तरह से। तो देखिए ऐसा आंसर होते जाएगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, और यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। अब उसके बाद में थर्ड एक्साइटेशन स्टेट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड पावर 7। इस तरह से ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में जो नंबर ऑफ एन वैल्यू आएगी वो 1 3 5 7 रेस्पेक्टिवली आएगी इस तरह से। तो वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर की आएगा है, इसलिए 1 3 5 7 हो सकता है यानी क्या होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और नेक्स्ट देखिए आगे, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, देखो अब देखो क्या है। अब देखिए ये सब स्टडी करने के बाद में अब फाइनली चलते हैं कंपाउंड का, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, 2 डिग्री। तो उसके बाद में क्या होगा, सेंट्रल एटम, और फिर बनेगा इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या बनेगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब देखिए
ऑक्सीडेशन नंबर अगर है +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब +1 होगा तो जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो टाइप क्या रहेगा? इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो है उसका टाइप क्या रहेगा? ए, एक्स और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही एन की वैल्यू में होगी। कितना है? 1। ये एक्स टाइप जो है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म होगा, ये एक्स टाइप का। तो सेंट्रल एटम किसको मानना है? सेंट्रल एटम देखो कैसे मानेंगे। अब इसके हमें ट्रिक यूज करना है। कैसे? कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब ट्रिक कैसे यूज करना है? ये एक्स टाइप इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड पर कौन सा बनेगा? तो हम क्या करते हैं, बैक से स्टार्ट करते हैं। देखो आयोडीन को बी आर तक लेके जाओ, तो पहले क्या, पहले किसको प्रोनाउंस करना है? आयोडीन को। फिर ब्रोमीन को क्या बोलूंगा? आई बी आर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई बी आर। और ये जो मैं बाद में लिखा है सब्स्टिट्यूएंट, ये उतना ही लिखना है जितना एल्फा वैल्यू कितना है? 1। तो 1 लिखा। फिर आयोडीन को, मैं आयोडीन को Cl से मिलाओ। अब पहले किसको लिखना है? आयोडीन को। फिर किसको लिखना है? Cl को। क्या बनेगा? आई Cl। देखो आई Cl। अब ये लिखना है। अब क्या करना है हमको? आयोडीन को F से मिलाना है। जब मैं आयोडीन को F से मिलाऊंगा तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा? आई और F। पहले आई को लिखना है आयोडीन को, फिर F को लिखना है। कौन सा फॉर्म होगा? अब हो जाएगा आई F। की बात है, हो गया कंप्लीट। अब ब्रोमीन से स्टार्ट करते हैं। तो आयोडीन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, आयोडीन कंप्लीट हो चुका है ना। आयोडीन सेंटर एटम की तरह एक्ट कर चुका है। अब क्या करते हैं? ब्रोमीन से लेते हैं। ब्रोमीन से स्टार्ट करूंगा, मतलब उनसे अपवर्ड ही जाना है, बैक नहीं जाना है। तो ब्रोमीन को Cl से मिलाऊंगा, और ब्रोमीन को क्या करूंगा? क्लोरीन से मिलाऊंगा। तो जब ब्रोमीन को क्लोरीन से मिलाया मैंने Cl से, तो क्या बनेगा? Br और Cl। तो पहले किसको लिखना है? Br। तो किसको लिखना है? Cl को। ये जो एरो इधर जा रहा है, मतलब ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन है? सेंट्रल एटम। तो Br को Cl से मिलाया, Br को मैं क्लोरीन से भी मिलाऊंगा, तो क्या आएगा? Br। और ये कंप्लीट हो गया। मतलब हमें फॉरवर्ड ही जाना है, अपवर्ड ही जाना है, बैक नहीं जाना है। Br को ऐसे ही मिलाना है। अब Br भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे। अब क्लोरीन को किससे मिलाना है? F से। बैक नहीं जाना है, फॉरवर्ड नहीं जाना है, अपवर्ड जाना है। तो क्लोरीन को हम क्लोरीन से मिलाएंगे, क्या बनेगा? Cl। ये Cl बन गई। मीन्स ये हुआ ए एक्स टाइप पेंटारेबल कंपाउंड हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं इस ट्रिक से। एक बार आप देख लीजिए किस तरह से फॉर्म किया है। ये मैंने लिखा है क्लोरीन, ये मैंने लिखा है क्लोरीन, ये लिखा है मैंने ब्रोमीन, ये लिखा है मैंने आयोडीन। तो मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है। आयोडीन को पहले मिलाया मैंने Br से। पहले लिखना है मुझे सेंट्रल एटम को, एक मुझे आई, फिर Br, तो आई Br। फिर आयोडीन को मैंने Cl से मिलाया, तो पहले आई को लिखना, फिर Cl को, आई Cl, है ना। तो पहले इसको बोल रहा हूँ सेंट्रल एटम को। फिर आयोडीन को F से मिलाना है, तो क्या बना? आई F। फिर मैंने क्या किया? अब ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये बेटा मैंने क्या किया? यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा दिया। अब मैं Br से स्टार्ट करूंगा। Br से स्टार्ट करूंगा तो मुझे अपवर्ड ही जाना है, बैक ही जाना है। तो BrCl, तो BrCl बन गया। फिर Br को मैंने F से मिलाया, तो BrF बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब Br भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करें? अब Cl बचा है। अब Cl को मिलाओ, Cl को F से मिलाओ। इस तरह से हमको बनाते हुए चले जाना। ठीक है। अब हमारा क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एल्यूमिनियम अपना इंटर एल्यूमिनियम कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कौन है? AX टाइप। सेंट्रल एटम कौन कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम आयोडीन भी आ रहा है, Br भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है। यहाँ सेंट्रल एटम कौन कौन है? आयोडीन, Br, है ना, और Cl। इस तरह से ठीक है। सेंट्रल एटम भी क्या है? सेंट्रल एटम है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका एल्यूमिनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो ये क्या है? जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही क्या होगा? ये जो है ए, एक्स और एन में एन का वैल्यू होगा।
तो किस टाइप का इंटरएलिमेंट कंपाउंड बनेगा? ये एक्स थ्री टाइप का। तो कौन कौन से कॉमन है बेटा देख लो। मुझे फिर से लिखना है, फिर मुझे लिखना है एफ सी एल बी आर और आई। अब क्या करूंगा मैं? फिर मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है। तो आई को मैं बी आर से मिलाऊंगा, आई को मैं बी आर से मिलाऊंगा। तो आई को पहले लिखना है, बाद में लिखना है बी आर को। तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ एन की वैल्यू रखूंगा। आई डी आर कितना आएगा? जितना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आई डी आर थ्री बनेगा। क्या बनेगा? आई डी आर थ्री। अब देखो, अब मैं आई को मिलाऊंगा सी एल थ्री। आई को सी एल से मिला दिया मैंने। क्या बनेगा? आई को पहले लिखना है, सी एल को बाद में। बाद में कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। कितना? जितना ऑक्सीडेशन है। तो आई सी एल थ्री टाइप का बनेगा। ये बन गया भाई आई सी एल थ्री टाइप का। अब क्या किया मैंने? इस आई को मैंने किससे मिलाया? एफ से मिलाया। तो क्या बनेगा? आई एफ थ्री। अब आई एफ थ्री टाइप का बन गया। क्या बन गया? आई एफ थ्री टाइप का बन गया। अब ये सब करने के बाद में मैं ब्रोमीन से करूंगा। क्या करूंगा? ब्रोमीन से करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? ब्रोमीन से करूंगा। क्या करूंगा? ब्रोमीन से करूंगा। ये सब करने के बाद में ब्रोमीन को मैंने मिलाया इससे। तो क्या बनेगा? बी आर सी एल बी। फिर मैंने बी आर को एफ से बनाया। तो क्या बना? बी आर को पहले लिखा है, तो बाद में लिखा बी आर एफ कंप्लीट। ये हो गया, बी आर एफ कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब क्या करना है? अब सी एल बचा, सी एल को एफ से मिला दो। तो पहले सी एल को लिख दो, फिर एफ को लिख दो, सी एल एफ थ्री हो जाए। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनमें से कौन है तो नहीं भरेगा, वो हम आसानी से हटा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे ए एक्स थ्री इंटर एलिमेंट कंपाउंड। अब मैं प्लस फाइव की बात कर रहा हूँ। प्लस फाइव। और प्लस फाइव में क्या होगा? एन की वैल्यू क्या होगा? फाइव होगा। तो जो इंटर एलिमेंट कंपाउंड का टाइप फॉर्म होगा वो कौन होगा? ए फाइव टाइप का। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं लिखूंगा फिर से एफ सी एल बी आर और आई। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? फिर मैं क्या करूंगा? आई को किससे मिलाना है? एफ से। हमें ये ध्यान रखना है, अब मुझे जो है केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट एन बराबर फाइव के लिए एन एक्स टाइप जो है, ए एक्स टाइप जो इंटर एलिमेंट कंपाउंड है उसमें जो एक्स की वैल्यू है एन बराबर फाइव के लिए एक्स हमेशा एन ही लेना बस हमें। तो प्लस फाइव के केस में क्या होगा? जो सराउंडिंग एटम है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसे एफ को ही लेना, उसके अलावा किसी को नहीं लेना है। तो मैं आयोडीन को एफ से मिलाया, तो आई एफ फाइव बन गया। मैंने बोला है कि आयोडीन को केवल एफ से ही ट्राई करना और किसी तरह नहीं हटा दूंगी। अब क्या करूंगा? बी आर को एफ से मिलाऊंगा, तो बी आर एफ फाइव बनेगा। मैंने बोला कि केवल एफ के लिए ही ट्राई करना है जब प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, BX फाइव टाइप का डेल्टा एलिमेंट कंपाउंड है। अब देखिए बी आर को बता दिया। अब सी एल को मिलाऊंगा एफ से, तो सी एल एफ फाइव बन जाएगा बेटा। सी एल एफ फाइव ये कर देगा, बन गया ऐसे। ये वाली बात है। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जब प्लस सेवन हुआ तो ध्यान रखना केवल क्लोरीन के साथ में हमें जो है गलत फाइव को या सी एल। अब प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में एन की वैल्यू सेवन, तो जो इनका एरोबिक कंपाउंड का टाइप बनेगा बेटा वो बनेगा ए एक्स सेवन टाइप का बेटा, है ना? ए एक्स टाइप, ए एक्स सेवन टाइप का बनेगा। और वो कैसे बनेगा? अब मुझे प्लस सेवन में केवल सब्स्टिट्यूएंट एफ ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। प्लस फाइव में भी सब्स्टिट्यूएंट एफ लेना है, प्लस सेवन में भी सब्स्टिट्यूएंट लेना है एफ। उसके अलावा प्लस वन और प्लस थ्री में हर किसी के लिए ट्राई करना है, लेकिन प्लस फाइव और प्लस सेवन केवल एफ के लिए भी ट्राई करना है। तो क्या करूंगा मैं? एफ सी एल बी आर और आई। तो मैं क्या करूंगा? आई को एफ से मिलाऊंगा, क्या बनेगा? आई एफ सेवन। क्या बनेगा? आई एफ सेवन बनेगा बस। अब देखो मैं बी आर एफ सेवन, ये बी आर को मैं एफ से मिला सकता हूँ, तो बी आर एफ सेवन बनेगा। और मैं सी एल को एफ से मिला सकता हूँ, तो क्या बनेगा? सी एल एफ सेवन बनेगा। लेकिन बेटा क्या है, आई एफ सेवन ही स्टेबल होता है ना? सेवन क्लोरीन एटम को, है ना, स्टेबलाइज करने की जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, वो आयोडीन के पास में किसी लार्जर साइड है। फिर बाकी समझ में क्या होगा? इसके इंटरेस्ट जनरेट होगा, है ना? ये इंटरेस्ट जनरेट होगा।
इसलिए BRF5 और CLF5 का कोई एक डिस्टेंस नहीं है। अब इनमें से बताऊंगा इनमें कौन कौन का डिस्टेंस नहीं है वो देख लो। BRCL3 का भी एक डिस्टेंस नहीं है और IBR3 का भी एक डिस्टेंस नहीं है। ये भी नहीं बनते, ये भी अनस्टेबल होते हैं। रीजन क्या है? स्टेरिक एड्रेस है ना। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से हम बस। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। ये हमने ट्रिक से सारे इंटरएलोमिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया और हमें कौन कौन से हटाने थे वो भी हटा दिए। कौन कौन से इंटरएलोमिक कंपाउंड जो नहीं बनेंगे वो देख लेते हैं। कौन कौन से नहीं बनेंगे, कौन कौन से इंटरएलोमिक कंपाउंड नहीं बन रहे थे वो कौन कौन से थे? वो है क्या? BrCl3 और IBr3 और कौन? BrF7 और ClF7। ये नहीं बनेंगे, ये सभी क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। तो हमको पता लग गया कि कौन कौन से इंटरएलोमिक कंपाउंड कौन होंगे उस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें हर किसी के लिए ट्राई करना है। बैक आई को मिलाया Cl से, आई को मिलाया Br से, आई को मिलाया IF से। +1 में +3 में भी आई को मिलाया Br से, आई को मिलाया Cl से, है ना। आई को मिलाया F से। +5 में क्या करेंगे? आई को केवल F से मिलाएंगे, Br को केवल F से मिलाएंगे और Cl को F से मिलाएंगे। मतलब सबको F से ही मिलाना और किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि और सभी अनस्टेबल होते हैं, एक ही स्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते अगर जाएंगे तो हमें क्या होगा? लार्जर साइज निकाल चाहिए हमको सेंटर लेकर, है ना। दूसरी बात स्टेट नहीं चाहिए। तीसरी बात +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होने केवल वही बनेगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन ही रहेगा मतलब, लेकिन IF7 बनेगा, BRF7 CLF7 नहीं बनेंगे। स्टेरिक एंडोरेंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से होता है ना। तो क्या समझना हूँ आपको इस तरह से इंटरएलोमिक कंपाउंड को समझना काफी आसान रहा होगा, है ना। ये होगा बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।